हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट क्विज। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता और वर्गीकरण। ठीक है, इसमें हमने कैसे जीवों को उनके समूह में डाला था कि उनके लक्षण उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है, कि जो समान लक्षण रखते हैं उनको एक समूह में और जो उनसे विभिन्नता रखते हैं उनको अलग समूह में। ठीक है, ऐसे हमने जैव विविधता को समझा था। तो जो वैज्ञानिक थे, पहले के वैज्ञानिक ने, उन्होंने हमें जैव विविधता को समझाने के लिए, उनके वर्गीकरण के लिए बहुत प्रयास किए थे, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो कैरोलस लिनियस ने जो द्विनाम पद्धति दिया था, जो दो जगत में हमारे जैव विविधता को बांटा था, क्या था वो, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने कोशिका के अंतर जो संरचना है उसको ध्यान में रखकर उसे कोई स्थान नहीं दिया, बस उन्होंने बाहरी संरचना, बाहरी शारीरिक विशेषताओं को देखकर ही उसे जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत में। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बढ़ने लगी, वैसे ही नए नए जीवों का पता चलने लगा। इससे क्या हुआ, नए अलग अलग जीवों में विविधता और देखने को मिली, जिससे उसका गहन जो अध्ययन है वो गहन हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अलग अलग और जीवों की वैरायटी पता चली कि और जीव है प्रेजेंट। तो एक हमारे वैज्ञानिक आए थे आर.एच. व्हिटकर। ठीक है, तो 1969 में उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली दी जैव विविधता को समझाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने किस बेसिस पे दिया, व्हिटकर्स क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने केंद्रक, झिल्ली की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति, मतलब प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, मतलब वो होंगे प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। ठीक है, दूसरा उनका आधार था संगठन का स्तर, कि जीव एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर, कि जीव मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय। तीसरा उन्होंने बताया पोषण, कि उनकी पोषण की पद्धति कैसी है, स्वपोषी है कि विषमपोषी है, इस आधार पर। तो हम देख रहे थे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, उसमें हमने देखा था कि वैज्ञानिकों ने जैव विविधता को समझाने के लिए, वर्गीकरण को समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। ठीक है, तो उसमें हमने कैरोलस लिनियस का जो द्विनाम पद्धति, मतलब 2 जगत की पद्धति देखा था, जिसमें उन्होंने सिर्फ पादप और जंतुओं को ही 2 जगत में बांटा था। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ने लगी, उनका ज़्यादा ही विकास होने लगा, वैसे हमें नए नए जीवों, ठीक है, नए नए जीवों के बारे में और जानकारी प्राप्त होने लगी, उनका अध्ययन और गहन हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे साइंटिस्ट थे व्हिटकर थे, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी जो बहुत अधिक विकसित हुई। उन्होंने इस बेसिस पे, उनका आधार क्या था कि केंद्रक झिल्ली जीवों का, क्या केंद्रक झिल्ली जिसमें उपस्थित है या फिर अनुपस्थित, मतलब वो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा उनका क्या था कि संगठन का स्तर, कि वो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है। थर्ड क्या था, उनकी पोषण की पद्धति कैसी है, मतलब कि वो स्वपोषी है कि विषमपोषी है। इस आधार पर उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी जैव विविधता को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने के लिए, उनको समझाने के लिए। ठीक है, जो बहुत अधिक विकसित हुई थी। तो क्या हुआ, सजीवों का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, निर्जीवों का तो करेंगे नहीं, सजीवों का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सजीवों का उन्होंने किया था केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है जिसमें,
और जिनमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या हुआ, जिनमें प्रेजेंट है, जिनमें प्रेजेंट नहीं है वो हो गए प्रोकैरियोटिक, और जिनमें प्रेजेंट नहीं है वो क्या हो गए यूकैरियोटिक। सॉरी, जिनमें प्रेजेंट नहीं है वो होंगे प्रोकैरियोटिक, जिनमें प्रेजेंट है होंगे यूकैरियोटिक। तो हम देख रहे थे वर्गीकरण, ठीक है, जो हमको व्हिटकर ने दिया था क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया सजीवों का वर्गीकरण करेंगे, निर्जीवों का टेबल कुर्सी ये सबको तो आपने नहीं देखा है। तो सजीवों का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, ठीक है। यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या, एक कोशिकीय जीव आएंगे, यूनिसेलुलर जिसमें होंगे मोनेरा, ठीक है। तो हम देख रहे थे व्हिटकर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, जिसने 5 जगत में वर्गीकरण किया था, जीवों को 5 जगत में उनका वर्गीकरण किया था। उनके आधार ये थे केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति, संघटन का स्तर और पोषण की पद्धति। तो उन्होंने कौन से 5 जगत में उनका वर्गीकरण किया था, उनके 5 जगत, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आते, ठीक है। इन 5 जगत में व्हिटकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उनके लक्षण और उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। उनको इन 5 जगत में बांटा था, कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो सजीवों का हम वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, जो व्हिटकर ने दिया था अपने क्लासिफिकेशन में। तो उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के उपस्थिति और अनुपस्थिति में बांटते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उसमें आएंगे एक कोशिकीय जीव मोनेरा, मोनेरा मीन्स जीवाणु, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये हो गया प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, उसको हम बांटेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय में आएंगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा, यूग्लिना, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय जीव है वो है प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय जीव को भी फिर से 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। उसमें कोशिका भित्ति के आधार पर, ठीक है। कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट है उपस्थित, और जिनमें प्रेजेंट नहीं है उसको लिखेंगे अनुपस्थित। तो किन में अनुपस्थित रहता है, आपको अब इसके स्ट्रक्चर सेल में देख चुके हैं, एनिमेलिया में, मतलब एनिमल्स में, ठीक है। एनिमेलिया के एग्जाम्पल होंगे आपके पास मछली या फिर मनुष्य। अब जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है उसके आधार पर भी हम 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे, जिसमें अब प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करने में जो सक्षम है और जो नहीं है। ये अक्षम, जो प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम नहीं मतलब अक्षम है, और जो प्रकाश संश्लेषण करने में फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, सक्षम,
तो जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता उसमें आ जाएंगे आपके फंजाई। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, होगा राइजोपस। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लवक पाया जाता है, वो हो गए अपने प्लांटी, जिसमें आप किसी भी प्लांटी जगत के पेड़ का, जैसे नीम, जो भी पेड़ के नाम हो वो आप प्लांट के हो वो आप लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं फिर से सजीव। ठीक है, सजीवों का ही आपको क्लासिफिकेशन करना है, जीवों का ही आपको क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन देखना है, वर्गीकरण देखना है, जो व्हिटकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. व्हिटकर ने। R.H. व्हिटकर। ठीक है, R.H. व्हिटकर ने दिया था। तो क्या हुआ उसमें, उनका जो आधार थे, आधार जिस आधार पर उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी, 5 जगत का उन्होंने वर्गीकरण दिया था, उसी आधार पर हमने ये वर्गीकरण का चार्ट, क्लासिफिकेशन का चार्ट बना लिया है। तो उन्होंने क्या दिया था? केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो हम जानते ही हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो पहला आधार ये था। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय मतलब संगठन का स्तर कैसा है? एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर है, बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर है। तो प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो एक कोशिकीय जीव मीन्स मोनेरा। ठीक है, इसमें मोनेरा जो जीव के लक्षण देखे वो क्या होंगे? वो प्रोकैरियोटिक होंगे, एक कोशिकीय होंगे। तो मोनेरा का जो एग्जाम्पल हम उदाहरण देखते हो क्या है? जीवाणु। यह होगा हमारा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें हमने 2 भाग में इसको फिर से डिवाइड किया। अब संगठन का स्तर देखते हैं उसमें भी। तो उसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों आते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में आएंगे आपके जो यूकैरियोटिक है वो है प्रोटिस्टा। उसका एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा। अब बहुकोशिकीय जीव है उसको भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? कि कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है, और जिसमें अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित किसमें है? एनिमल्स में, एनिमेलिया, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा 2, मछली और मनुष्य। अब जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है उसको भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया। जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसको हमने बोला सक्षम, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा प्लांटी या फिर नीम। प्लांटी जिसका एग्जाम्पल देखा नीम। और कोशिका भित्ति में दूसरा हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा फंजाई, मीन्स उसका उदाहरण था, एग्जाम्पल था राइजोपस। ठीक है, अब हम ये 5 जगत में जो उन्होंने जो दिया था, नामकरण किया था, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, उसके एक एक जगत का हम कुछ लक्षण, उनके कैरेक्टर्स देखते चलते हैं। ठीक है, सब आपको समझ आ जाएगा कि जीवों को उनके किस लक्षण, उनके किस कैरेक्टर के बेसिस पे इन जगत में बांटा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मोनेरा से। मोनेरा क्या होते हैं? मोनेरा जैसे कि हमने देखा कि वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं मोनेरा? आप इस पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कौन होते हैं? मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। ठीक है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। ये जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, इनका जो संगठन का स्तर क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। जो इसके जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, इसमें जो कोशिका सेल वॉल होती है वो पाई जाती है। अब इसका सेल वॉल किससे बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन का। ठीक है, उसका ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, सॉरी लिपिड नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं जीवाणु और एनाबेना। ठीक है, एनाबेना इसका एग्जाम्पल है मोनेरा का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब जो सभी क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका से संचालित होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। मतलब ये खुद अपना भोजन खुद निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? स्वपोषी भी होंगे। विषमपोषी मतलब कि कुछ जो इसके जीव होते हैं वो दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं, तो क्या ये विषमपोषी होंगे।
प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा, यूग्लिना, एंट अमीबा। ये इन टाइप के जो जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं, वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मोनेरा का बताया कि मोनेरा जो होते हैं वो भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ जीव होते हैं वो खुद ही भोजन निर्माण कर सकते हैं, और जो कुछ जीव होते हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जो मोनेरा होंगे वो स्वपोषी विषमपोषी दोनों होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फंजाई। तो फंजाई क्या होगा? फंजाई क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होगा। ठीक है, जो फंजाई होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। और ये क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे अपने भोजन के लिए, खुद ही कभी निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, तो खुद ही ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये, मैंने इसके क्या पॉइंट बताया कि ये क्या होगा? यूकैरियोटिक जीव है। और क्या बताया? ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हैं। और मैंने बताया कि ये विषमपोषी जीव है, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, जिससे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, ये दूसरों पर निर्भर रहेंगे। तो और क्या होता है? जो फंजाई होता है वो क्या है? तंतुमय होता है। ठीक है, तंतुओं के रूप में पाया जाता है। कैसे? जो फिलामेंट्स होता है, तंतुएं होती हैं, उनके रूप में पाया जाता है। तो क्या होता है? ये तंतुएं पूरे जाल बना देती है, अपनी जो संरचना जाल बना देती हैं। तो वो क्या होता है? उनको फंजाई को क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं। ऐसे फंजाई को क्या बोलते हैं? जो तंतु में रचना बना देती है, तंतु में जाल बना देती है, उसको माइसेलियम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो होगा इसका राइजोपस, ईस्ट आपने सुना होगा, जो बेकरी में यूज़ किया जाता है। और क्या हो सकता है? म्यूकर, ये सब इसका एग्जाम्पल हमारे फंजाई के। तो जो फंजाई होते हैं वो बेसिकली अच्छे भी होते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, और ये रोग उत्पन्न करने वाले भी होते हैं। ठीक है, हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो आपने सुना होगा फंजाई आपको कहाँ देखने मिलते होंगे? अचार सुना होगा, अचार उसमें देखने को मिलता है। फंजाई अगर बहुत दिन तक वो रखा रह जाता है, ठीक है, उसकी जो अगर नमक या फिर अम्लता कम हो जाती है तो उसमें फंजाई बहुत दिनों बाद देखने को मिलता है। बरसात के दिनों में जूतों, चमड़े के जूतों में आपको फंजाई देखने को मिलता है। इस तरह आपको फंजाई देखने को मिलेगा। और जैसे कुछ भी जो फूड है उसको बहुत दिनों तक ऐसे बाहर रख दिए तो उसमें भी ये फंजाई आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, जो फंजाई होता है कुछ आपके लिए अच्छे भी होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, जैसे कि जो ईस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेड वेड बेकरी वेकरी में यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। और एक पेनिसिलियम होता है, दवाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमको रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा हमको एक फंजाई जो होता है, जैसे लाइकेन कहा जाता है, वो क्या करता है? शैवाल और फंजाई के सम्मिलित रूप है। जो लाइकेन है वो क्या है? शैवाल और फंजाई के सम्मिलित रूप है। वो एक सजीवता प्रकट करते हैं। ठीक है, सजीवता मीन्स ये दोनों आपस में इस तरह कंबाइंड रहते हैं, आपस में एक साथ जुड़ के ऐसे जीवन जीते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये जो जीव है वो एक ही जीव है। ठीक है, तो क्या बताया? जो कवक मीन्स ये जो फंजाई है, वो शैवाल जो है वो आपस में एक तरह ऐसे जीवन जीते हैं, सजीवता प्रकट करते हैं कि आपको इनको देखने पे लगेगा कि ये जो जीव है वो एक ही जीव है। तो क्या करता है, जो आपस में लोग अब क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करते हैं। जो शैवाल रहेगा वो उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो क्या करता है? वो खुद ही अपना फूड बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। और जो कवक होता है, जो फंजाई होता है, उससे वो पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, वो भोजन प्राप्त करता है। अब कवक उसको बदले में क्या देगा? तो वो जो अवशोषण करता है, जैसे कि जल का अवशोषण करेगा, खनिज पदार्थों का अवशोषण करेगा, वो सब वो शैवाल को प्रदान करता है। तो ये आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और साथ ही जीवन व्यतीत करते हैं और इसमें सजीवता प्रकट करते हैं। ये था हमारा फंजाई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटी। ठीक है, पादप जगत देखते हैं। तो पादप जगत क्या हो जाएगा? ये होगा यूकैरियोटिक। तो जो प्लांट्स होंगे क्या होंगे? यूकैरियोटिक जीव होंगे। ठीक है, ये सेल्स होंगे उसकी कैसी रहेंगी? यूकैरियोटिक मतलब जो केंद्रक झिल्ली है उसमें वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, वो और क्या रहेंगे? वो बहुकोशिकीय जो रहेंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है,
और क्या देखेंगे उसमें, अब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है मतलब कि उसमें हरित लवक पाया जा रहा है, ठीक है, लवक पाया जा रहा है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसमें हरित लवक प्रेजेंट है, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो कुछ भी जो स्पाइरो वगैरह हो गया, जो और क्या देख सकते हैं, नीम और फर्न, मांस, जो जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं वो सब किस में आएंगे, प्लांटी मतलब प्लांट्स जगत के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो शैवाल होते हैं, ठीक है, उनको भी प्लांट जगत में, प्लांटी जगत में इन्वॉल्व किया गया है, अंतर्गत आते हैं। क्यों? अब शैवाल को तो उनके तना, जड़, पत्ती इस बात पे विभेदन नहीं करते हैं, तो शैवाल को इनके अंदर प्लांट जगत के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस करने की भी कैपेबिलिटी पाई जाती, क्षमता पाई जाती है, उनमें भी लवक पाए जाते हैं, वो भी स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अब स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में जिनमें क्षमता है, जी वो भोजन निर्माण कर सकते, वो क्या हुए, हमारे स्वपोषी हुए। तो शैवाल में भी वह स्वपोषी होते हैं। तो आप कभी भी तालाब, किसी भी जल के किनारे आपको हरी परत जम जाती, चमकदार हरी परत जम जाती, जैसे आप अपने सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, इन्हें ही वैज्ञानिक भाषा में हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइरो वगैरह क्या एक प्रकार का शैवाल है जो ये प्लांट जगत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो शैवाल किसके अंतर्गत आएगा, हमारे प्लांट जगत के अंतर्गत आएगा। इसके सब लक्षण कैरेक्टर्स आप देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा होगा एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया देखते हैं, तो एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का जगत। तो क्या होगा, वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट है, ठीक है। ये क्या होगा, एनिमेलिया में आप पोषण की पद्धति देखते हैं तो क्या होगा, वह विषम पोषी होंगे, क्योंकि उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो एनिमेलिया मतलब एनिमल्स क्या होंगे, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, मतलब वो क्या होंगे, विषम जीवी होंगे। और क्या देखते हैं कि उनमें जैसे कि अंतःपोषण की पद्धति, जैसे पाचन की जो है क्रिया होती है वो अंतःग्रहण क्रिया द्वारा होती है, अंतःग्रहण की पद्धति द्वारा होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो उसके अलग अलग उसके सभी अंग पाए जाते हैं हर क्रिया को करने के लिए, किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। और इसमें प्रचलन अंग पाया जाता है, प्रचलन मतलब कि चलन के लिए, प्रचलन के लिए अंग पाया जाता है। तो ये सब क्या थे, एनिमल्स के, एनिमेलिया जगत के लक्षण थे, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एनिमल्स, कोई भी जीव जंतु का नाम ले सकते हैं, मछली, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, जो भी है एनिमल्स है वो क्या आएंगे, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या था, व्हिटकर का क्लासिफिकेशन था। तो एक बार हम फिर से इस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, आप सब इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए एक बार और इसे रिवाइज करते हैं। तो क्या हमने देखा था, जो प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, हमने बायोडाइवर्सिटी देखा था, मतलब जैव विविधता देखा था। तो हमने जैव विविधता को समझा था कि जैव विविधता मतलब जीवों को उनके विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताओं और समानताओं के आधार पर उनके ग्रुप में डिवाइड किए थे, अलग अलग समूह में वर्गीकृत किए थे। मतलब समानताएं, अगर उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, समानताएं पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं, तो उनको अलग ग्रुप में, और विभिन्नताएं पाई जाती है तो अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने कुछ प्रमाण दिए थे, कुछ जानकारी दी थी, जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा था कैरोलस लिनियस के बारे में, जिन्होंने सिर्फ दो नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति मतलब दो जगत दिया था, सिर्फ पादप और एनिमल्स, ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत दिया था, ठीक है, क्योंकि उनके शारीरिक विशेषताओं के आधार पर दिया था, उनके कुछ लक्षण के आधार पर दिया था। पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बढ़ने लगी, तो जैसे उनके आंतरिक संरचना के बारे में पता चलने लगा जीवों के, तो उस बेसिस पे नए जीवों का और अध्ययन जो है वो गहन हो गया, और अलग अलग नए जीवों के बारे में जानकारी मिलने लगी, जिससे जो व्हिटकर का जो वर्गीकरण का जो प्रणाली था, अगर उसके एक नई सोच, एक नई विचारधारा आ गई, ठीक है। तो उसमें हमारे जो साइंटिस्ट थे R.H. व्हिटकर 1969, ठीक है,
R.H. विटकर ने 1969 में अपने 5 जगत प्रणाली दी थी। वही कोशिका संरचना, उसकी आंतरिक संरचना, उनके कुछ लक्षण, पूरे जीवों के लक्षण के बेसिस पे, के आधार पे उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी, जिससे ये वर्गीकरण की जो प्रणाली है और अधिक विकसित हो गई। जीवों को समझने में, उनको पहचानने में, उनके बारे में जानकारी, सब जीवों का अलग अलग व्यक्तिगत पहचान में हमें और सफलता प्राप्त हुई। तो हमने R.H. विटकर ने जो आधार दिए थे, ये सब क्या है, इनके आधार है, ठीक है। इन आधारों पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो हमने देख लिया था कि केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, संगठन के स्तर के आधार पर और पोषण पद्धति की वो स्वपोषी विषमपोषी हैं। इन आधार पर R.H. विटकर ने अपना क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण दिया जीवों का। तो सजीवों का जब हम वर्गीकरण देखते हैं तो उसको पहले प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में हमने डिवाइड किया, उनको वर्गीकृत किया कि केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो होते हैं मोनेरा, ठीक है, उसके एग्जाम्पल हमने जीवाणु देखा। यूकैरियोटिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में आए हमारे प्रोटिस्टा, जिसका एग्जाम्पल हमने अमीबा देखा। बहुकोशिकीय जीव को फिर से हम 2 भागों में डिवाइड किए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति सेल वॉल के प्रेजेंट में और जो अब्सेंट है। तो अब्सेंट में कौन थे, एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स का जगत, ठीक है। उसमें क्या हुआ, मछली, मनुष्य एग्जाम्पल देखना। कोशिका भित्ति को अब 2 भाग में फिर से डिवाइड किए, जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम है, मतलब जो कर नहीं सकते, और जो सक्षम है, जो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमने उसमें देखा जो नहीं कर पाते वो हो गए फंजाई, राइजोपस, क्योंकि वो विषम जीवी हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम है वो हो गए हमारे प्लांटी मीन्स नीम। तो प्लांट जगत के अंदर हमने शैवाल को भी इंक्लूड किया है। शैवाल किसके अंदर अंतर्गत आते हैं, हमारे प्लांट जगत के, प्लांटी जगत के। तो ये था हमारा R.H. विटकर का 5 जगत प्रणाली, ठीक है। क्लासिफिकेशन था, विटकर्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।